नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडिया और लिथुआनिया के रिलेशनशिप को। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था और इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी क्यों है, सब कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी पेपर्स के लिए बहुत ही मेंस स्पेशली और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। तो रिसेंटली जो हमारे इंडियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बहुत ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ, श्री शांतनु ठाकुर। ठीक है, तो ये श्री शांतनु ठाकुर और वाइस मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया, ठीक है, मिस्टर एजिदिजस मिलिनोनस। ठीक है, तो उनकी जो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में रिसेंटली हुई थी, जिस पे मेन फोकस था, मेन जो बात की गई थी वो मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड लिथुआनिया के बीच में। ठीक है, मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशंस पे ज्यादा एम्फोसिस दी गई थी इस पर्टिकुलर मीटिंग में। ठीक है, तो ये इसीलिए न्यूज में था। अब हम इंडिया लिथुआनिया के रिलेशनशिप को डिटेल में समझेंगे। उससे समझने से पहले हमें लिथुआनिया कहाँ है, कौन से कंटिनेंट में आता है, उसके ज्योग्राफिक लोकेशंस, आसपास के कंट्रीज कौन है, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर क्लोज एक व्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बाल्टिक सी के पास में जो है वो एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा है, लिथुआनिया, जो कि मेनली एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों ही स्टेट को कुल मिलाकर कहा जाता है मेनली बाल्टिक स्टेट। ठीक है, बाल्टिक स्टेट्स या फिर आप कह सकते हैं बाल्टिक कंट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेट, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों ही पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ 1991 के करीब, तो ये तीनों ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री में तब्दील हो गए। तो आप इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसे भी जानना बहुत जरूरी है। लिथुआनिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है तो ऑब्वियसली नॉर्थ में लैटविया है, इधर में आप देख सकते हैं बेलारूस है। ठीक है, एंड साउदर्न साइड में आपको पोलैंड मिल जाएगा और साथ ही साथ में इसका रशिया के साथ भी एक बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, तो रशिया का एक छोटा सा पार्ट है ये, जो शेडेड वाला एरिया है वो कलिनिग्राड मेनली कहा जाता है। ठीक है, तो रशिया का ये पार्ट है। तो लिथुआनिया का जो बॉर्डर है वो मेनली लैंड बॉर्डर इन चार कंट्रीज के साथ में होता है, लैटविया, बेलारूस, पोलैंड एंड रशिया के साथ में। तो ज्योग्राफी के पॉइंट से और यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा बाल्टिक सी। ठीक है, और अगर आप बड़े मैप में देख सकते हैं तो बाल्टिक सी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा लिथुआनिया, और ये कलिनिग्राड वाला जो रीजन है रशिया का। नेबरिंग कंट्रीज में पोलैंड, बेलारूस, ठीक है, पोलैंड, बेलारूस एंड लैटविया। ठीक है, तो ये है। साथ ही साथ में जो यहाँ के ओशंस हैं, ठीक है, ओशन सीज है, वो भी जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ है। ठीक है, तो लैटविया के पास में ही एक गल्फ है जिसको गल्फ ऑफ रीगा कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में फिनलैंड के पास में है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और इधर में फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है गल्फ ऑफ बॉथनिया। तो ये तीन गल्फ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ बॉथनिया। और ये किन दोनों कंट्रीज के बीच में वो भी जानना जरूरी है। जैसे कि गल्फ ऑफ बॉथनिया जो है वो स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में, फिनलैंड, रशिया एंड एस्टोनिया के बीच में जो है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड है मेनली, और गल्फ ऑफ रीगा जो है वो एस्टोनिया एंड लैटविया के आसपास में। ठीक है, और इधर में बाल्टिक सीज है, और ये नॉर्थ सी को मेनली डेनमार्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो ये मेनली है ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ द लिथुआनिया। ठीक है, तो बाल्टिक सी तक अगर हमें इंडिया तक पहुंचना है, ईस्टर्न यूरोप तक हमें ट्रेड करना है, तो लिथुआनिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसी को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिक लोकेशन हमें समझ आ गया होगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि लिथुआनिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि एस्पेक्ट्स क्या है
मेजर एस्पेक्ट्स क्या है, तो कुछ हिस्टोरिकल टाइज देख लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइज जो है, तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो लिथुनियन एंड संस्कृत लैंग्वेज शेयर अ लिंग्विस्टिक कॉमनैलिटीज सजेस्टिंग एंशिएंट कनेक्शन। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि लिथुनियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में मोरलेस सिमिलर लगते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग सपना है, अग्नि है संस्कृत में, उसी तरह से लिथुनियन लैंग्वेज में भी सपना के लिए सपनास एंड अग्नि के लिए वहां पर बोला जाता है उग्निस। ठीक है, लिथुनियन लैंग्वेज में तो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज है इंडिया एंड लिथुनिया के बीच में। सेकंड इज द प्री क्रिश्चियन लिथुनिया। जब लिथुनिया में क्रिश्चियन एरा नहीं हुआ था, क्रिश्चियनाइजेशन नहीं हुआ था, तो वहां पर मेनली वो लोग नेचर को वर्शिप करते थे, जिस तरह से इंडिया में भी वर्शिप होता है उसी तरह से वहां पर भी वो लोग नेचर को वर्शिप करते थे एंड रिवर्ड अ ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स। ठीक है, तो जैसे इंडिया में हम लोग ट्रिनिटी ऑफ गॉड है, तीन हमारे भगवान मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिव जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है। उसी तरह वहां पर भी है लिथुनिया में भी। ये प्री क्रिश्चियन एरा की बात की जा रही है, जिसमें पेरुकुनास, पत्रियम्स एंड पिकोलिस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्री क्रिश्चियन लिथुनिया है। तो ये कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, हिस्टोरिकल टाइज है, जो बहुत किलोमीटर दूर है तो भी हमारे बीच में किस किस तरह से सिमिलैरिटीज है। फिर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस देख सकते हैं कि जैसे एक वाइदुनास एक 19th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जो कहते हैं देयर इज ट्रू पैरेलल बिटवीन द लिथुनियन एंड द हिंदू स्पिरिचुअल कल्चर। ठीक है, क्रिएटिंग अ फिलोसॉफिकल सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द वेदांता। ठीक है, तो लिथुनियन जो है वो वेदांता से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी है वहाँ के। फिर लिथुनियन ट्रैवलर्स जैसे कि अनंतनास पोस्का एंड माता सेल्सियस delved into Sanskrit and Indian culture in the 1930s and 1940s। ठीक है, एंड संस्कृत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिथुनिया में। संस्कृत had become a part of Vilnius University academic curriculum in 1970s। ठीक है, ये 1970 से ही हो गया था, जब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हुआ करता था, ये यूएसएसआर का पार्ट था, तभी से ही वहां पर एक विलियम्स यूनिवर्सिटी है, वहां पर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है तब से। ठीक है, तो ये मेनली हिस्टोरिकल इंटेलेक्चुअल टाइज है बिटवीन द इंडिया एंड लिथुनिया। फिर पॉलिटिकल रिलेशंस अगर देखा जाए तो जो है, India's acknowledged Lithuania's independence from USSR in 1991। ठीक है, and establishing diplomatic relations in 1992 से। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहां से स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन हमारे कोई एम्बसीज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो एम्बसीज एंड कॉन्सुलेट्स जो है, लिथुआनिया ने इंडिया में एम्बेसी कब खोली है अपनी, तो न्यू दिल्ली में खोली है, ये वसंत विहार में आपको मिल जाएगा। ये 2008 में मेनली खोली थी दिल्ली, न्यू दिल्ली में। एंड 3 ऑनररी कॉन्सुलेट भी इंडिया में खोले हैं अलग अलग शहरों में। ठीक है, एन ऑनररी कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया हैज ऑपरेटेड इन विलियम्स सिंस 2014। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इस फोटो में, जब उस समय की हमारी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी लेट सुषमा स्वराज जी, तब मेनली इंडिया जो है वो एक कॉन्सुलेट खोला था विलियम्स में। ठीक है, 2014 में। इंडिया लिथुआनिया फोरम जो है इनिशिएटेड इन 2010, फॉस्टरिंग मल्टी डायमेंशनल ties encompassing कल्चर, एजुकेशन, बिजनेस एंड साइंस पे बहुत ज्यादा इस पे भी बात की जाती है इंडिया लिथुआनिया फोरम। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। और बहुत रिसेंटली 2023 में ही मार्च के महीने के आसपास में इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोली है लिथुआनिया में। ठीक है, उससे पहले जो एम्बेसी थी वो मेनली पोलैंड कंट्री है, पोलैंड में ही हमारी एक एम्बेसी, मतलब जॉइंट एम्बेसी कह सकते हैं, वहां पर थी। अलग से एम्बेसी नहीं हुआ करती थी लिथुआनिया में, लेकिन ये वो भी इस साल में खुल चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रेड डायनामिक्स क्या है इंडिया और लिथुआनिया के बीच में। तो मेजर इंडियन इंपोर्ट्स, हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं लिथुआनिया से, तो जैसे एडिबल वेजिटेबल्स, वुड एंड आर्टिकल्स ऑफ वुड, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हम सब ये इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया लिथुआनिया से। और हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं लिथुआनिया को, तो न्यूक्लियर बॉयलर्स, ठीक है, एंड रिएक्टर्स,
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फिशेस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टोबैको, मैन्युफैक्चर टोबैको, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील, हम लोग उसको लिथुआनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर मतलब ट्रेड डायनामिक्स है बिटवीन द इंडियन एंड लिथुआनिया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कल्चरल एंगेजमेंट किस तरह से है। ठीक है, तो जब से योगा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है, इंटरनेशनल डे मनाया जाता है योगा हर साल, तो उसी तरह से योगा एंड स्पिरिचुअल इंटरेस्ट जो है वो एक इन दोनों कंट्रीज को लिंक करते हैं। ठीक है, तो लिथुआनियंस एग्जिबिट a keen interest in Indian cultural traditions, particularly yoga celebrations of the International Yoga Day। ठीक है, योगा बहुत ज्यादा वहां पर भी प्रोमोटेड है, वहाँ वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस भी करते हैं डेली। ऐसा सच नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे के दिन ही किया जाता है, डेली बहुत लोग वहां पर करते भी है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है, आईटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए भी, साथ ही साथ मेंस के लिए भी। जिसमें मेनली क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, आप एजुकेशन से नहीं जोड़िएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है। तो over 400 Lithuanian nominees attended various courses under India's ITEC program fostering mutual learning and cooperation। तो ये बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स जो है वो एक दूसरा कंट्री के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ के स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो उसी तहत 400 लिथुआनियन नॉमिनीज जो है, पर्सनल्स हैं, वो इंडिया में आकर किसी ना किसी कोर्स में ट्रेनिंग ले चुके हैं। ठीक है, ये मेनली कल्चरल एंगेजमेंट है। अब हम लोग जो मेजर अभी रिसेंट जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स थे उसको समझ लेते हैं। तो मेजर हाइलाइट्स ऑफ द रिसेंट मीटिंग, तो रेसिडेंट मिशन इनॉग्रेशन इन विलेनस। ठीक है, तो रेसिडेंट मिशन क्या होता है, तो रेसिडेंट मिशन मतलब कह सकते हैं हम लोग डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, या फिर एम्बेसी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उससे पहले नहीं हुआ करती थी, 2023 में ही ये बना गया है। इंडिया का जो एम्बेसी है लिथुआनिया में, विलेनस शहर में हुआ है। द इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया रेसिडेंट मिशन इन विलेनस, मतलब वहां पर हमारे एक एम्बेसडर रहेंगे इंडिया से ही। ठीक है, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वहां पर रहेंगे, was recommended, highlighting it as a significant step affirming India's commitment to strengthening bilateral relations with the Lithuania। ठीक है, तो आप इस फोटो में देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लिथुआनिया के, उनके बीच में मीटिंग की गई थी 2023 में, और इसे इनॉग्रेट भी किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इंडिया एम्फसाइज पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी ऑफ बायलैटरल ट्रेड, दिन पर दिन जो ट्रेड है इंडिया और लिथुआनिया के बीच में वो ग्रो ही हो रहा है, और उम्मीद किया जा रहा है कि 472 मिलियन यूएस डॉलर्स ग्रोथ देखा जाएगा फिजिकल ईयर 2023-24 में। हाँ, ये जो ट्रेड है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन हम लोग इस ट्रेड को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 बिलियन डॉलर्स अगर पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और वो कुछ 2-3 सालों में ही अचीव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या सिग्निफाई करता है कि स्टेडी राइज एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशंस, है ना। जिस कंट्री में ट्रेड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, तभी ट्रेड अच्छा होता है। ठीक है, एंड जो मेन टॉपिक पर जिसमें बात की गई थी वो कोलैबोरेशन ऑन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड काली क्लाइपेडा पोर्ट्स एडवांटेज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है लिथुआनिया में, क्लाइपेडा। ठीक है, तो ये क्लाइपेडा जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही है, ये बाल्टिक सी में ही है। तो उसी पे मेनली बात की गई है, डिस्कसिंग सेंटर्ड ऑन exploring collaboration opportunities leveraging India's expertise in port infrastructure development। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया जो है वो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मतलब डेवलप्ड है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में इंडिया जो है वो पोर्ट एक्वायर करता है, वहाँ पर डेवलप करता है। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का, फिर हाइफा पोर्ट है इसराइल का, वो इंडिया ही डेवलप कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो उसी तरह से इंडिया भी इसमें अपने एक्सपर्टाइज जो रोल है वो प्ले करेगा, ताकि जो लिथुआनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट, और बाल्टिक सी में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है क्लाइपेडा, वो उसको डेवलप किया जा सके।
ठीक है, तो दिस कोलैबोरेशन इज एम्ड एट कैपिटलाइजिंग ऑन लिथुआनिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज अ गेटवे टू वाइटल इंडस्ट्रियल एरियाज इन ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो सारे ही इंडस्ट्रियल जो एरियाज है ये नॉर्डिक कंट्रीज और जो बाल्टिक कंट्रीज है वहां पर, तो उसको एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को। ठीक है ना, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लाइपेडा पोर्ट है, ये सारे ही जो पोर्ट है आसपास के एस्टोनिया के, फिनलैंड के, स्वीडन के, पोलैंड के, उसके साथ में ये कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, तो इंडिया के ट्रेड को और बूस्ट अप मिल सकता है इस पोर्ट के कारण। द स्पॉटलाइट वाज ऑन द यूनिक एडवांटेज ऑफ क्लाइपेडा पोर्ट, नोटेबली इट इज ईयर राउंड आइस फ्री स्टेटस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक बाल्टिक सी में तो है ही, लेकिन ये लगभग 10 से 11 महीना जो है ये आइस फ्री स्टेटस में रहता है, मतलब ये फ्रिज नहीं होता, फ्रिजिड नहीं रहता, ये इसमें आराम से नेविगेबल रहता है, तो ट्रेड आराम से किया जा सकता है। ठीक है, as the leading Baltic port for container transshipment, it holds a pivotal position in facilitating trade, boasting advantageous land connection to the key industrial zone in the ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप को और साथ ही साथ में ये वेस्टर्न यूरोप जो नॉर्डिक कंट्रीज है वहां तक भी ट्रेड करने में हेल्पफुल रहेगा। फिर डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंडिया प्रेजेंटेड अ स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज टू लिथुआनिया अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स पे भी बात की है। मेरीटाइम सेक्टर पे तो ऑब्वियसली ज्यादा एम्फोसिस दिया ही गया है, जिसमें पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन पे बात की गई है, पोर्ट कनेक्टिविटी, कोस्टल शिपिंग, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, और इंडिया का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग जितने भी पोर्ट्स है इंडिया को उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से लिथुआनिया के जो पोर्ट्स है और जो माइनर पोर्ट्स भी हैं उनको भी लिंक करने की बात की गई है। एंड डीकार्बोनाइजेशन इश्यूज इनिशिएटिव्स, ऑब्वियसली सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमें डिकार्बोनाइजेशन करना ही पड़ेगा। आपको पता ही होगा COP28 जो है उसकी मीटिंग रिसेंटली होने वाली है, उस पे भी मैं वीडियोस जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो इन सब पे मेनली बात की गई, साथ ही साथ में कल्चरल एक्सचेंज पे, टूरिज्म पे बात की गई है, और एजुकेशन से रिलेटेड, और किस तरह से ट्रेड को बूस्ट अप किया जा सकता है उस पर भी बात की गई है। ठीक है, तो ये सब कुछ था एक इंडिया और लिथुआनिया के रिलेशनशिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।